नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो ईवीएस की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 29 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों आपका 30वें नंबर का क्लास है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने उन टॉपिक को शामिल किया है जो कि आपके सीटेट एग्जाम में यहाँ से बार बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा आश्रय के बारे में देख लेते हैं। यानी कि दोस्तों इसके शाब्दिक अर्थ या सामान्य अर्थ की थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको एक एक प्रदेश के जो आश्रय हैं उनके बारे में बिल्कुल विस्तार तरीके से बताएंगे, तो आप कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। दोस्तों, बात करें आश्रय के संदर्भ में नंबर 1 पर, तो देख सकते हैं कि आश्रय का जो अर्थ होता है वो एक ऐसे ढके हुए स्थान से होता है जो मनुष्यों, जानवरों और पक्षियों को बिगड़ते मौसम में खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि जो आप सभी अपना घर बनाते हैं वो कहीं ना कहीं बिगड़ते मौसम और खतरों की सुरक्षा के लिए ही बनाते हैं जिसमें आप रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि हम अपनी सुरक्षा के लिए ही अपने घर को बनाते हैं, जिसे हम आश्रय कहते हैं। आश्रय 2 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आश्रय कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर में आपको बिल्कुल सही करना है कि आश्रय 2 प्रकार के होते हैं। एक अस्थायी आश्रय होता है और दूसरा आपका अस्थायी आश्रय होता है। अस्थायी आश्रय के संदर्भ में बात करें तो ये आश्रय मानव निर्मित होते हैं, क्योंकि ये मानव के द्वारा बनाए जाते हैं और ये अस्थायी तरीके से होते हैं, जैसे आपका घर हो गया। वहीं पर अगर हम लोग बात करें अस्थायी आश्रय के बारे में, तो देख सकते हैं कि अस्थायी आश्रय जो होता है वो प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, जैसे आपका गुफा हो गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गुफा किस प्रकार का आश्रय है, तो आपको उत्तर में बिल्कुल अस्थायी सही कर देना है। वहीं पर दोस्तों देख सकते हैं कि अब हम लोग एक एक पॉइंट्स पर बात करेंगे जो कि आपके सीटेट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बात करें नंबर 1 पर इग्लू के बारे में, तो देख सकते हैं कि इग्लू जो होता है वो आपका बर्फ से बना एक गुंबद के आकार का घर होता है, जो कि टुंडा प्रदेश के एक्सिमो प्रजाति के द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों, इस लाइन से आपका 3 क्वेश्चन बन जाएगा कि जो गुंबद के आकार का घर होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उत्तर में आपको बिल्कुल सही करना है, जिसे हम इग्लू कहते हैं। यह किस प्रदेश में पाए जाते हैं, तो आपको बिल्कुल बताना है कि टुंडा प्रदेश में पाए जाते हैं। और किस प्रजाति के द्वारा बनाए जाते हैं, तो एक्सिमो प्रजाति के द्वारा बनाए जाते हैं। आपने देखा कि एक लाइन से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल गए। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये सभी जो टॉपिक आज हमने इस वीडियो में लिया है सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग पेपर और पेन के साथ बैठिए, ताकि जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाए उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते जाएं, जिससे आपको एग्जाम के समय रिवीजन करने में थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, लेकिन इसको आपको इग्नोर करना है। अगर आप पेन और पेपर लेके बैठे हैं तो लिख लीजिए कि जो आपके इग्लू के घर होते हैं बाहर की ठंड को अंदर आने से रोकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया गया, लेकिन आपको ये चीज़ें लिखनी है कि जो इग्लू के घर होते हैं वो बाहर की ठंड को अंदर आने से रोकते हैं एवं इंसानों के शरीर की गर्मी को अंदर बनाए रखते हैं, जिस कारण ये अंदर से गर्म होते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल आपको नोट करके रखना है कि जो इग्लू होता है वो अंदर से बिल्कुल गर्म होता है, क्योंकि ये बाहर की ठंड को अंदर नहीं जाने देता है। वहीं पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप असम के घर के बारे में कई बार आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो असम के घर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो असम के जो घर होते हैं वो ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊपर बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा वर्षा होती रहती है। कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक वर्षा यहाँ पर होती रहती है। ये जो स्थानीय लोग यहाँ के होते हैं अपने घर को बाँस से बनाते हैं और अंदर भी ये लकड़ियों का प्रयोग करते हैं। यहाँ के घर को हम गरीबों का टिम्बर कहते हैं, क्योंकि ये लकड़ी और बाँस से बनाए जाते हैं। और यहाँ के पुल भी बाँस व रस्सी से बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सा बारिश होती रहती है, जिस वजह से ये सभी बिल्कुल लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से भी आपसे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि असम के घर ज़मीन से कितने फीट ऊपर बनाए जाते हैं, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि असम के घर किन चीज़ों के इस्तेमाल से बनाए जाते हैं। तो उत्तर में आपको बिल्कुल इन सभी चीज़ों को नोट डाउन करके रखना है, ताकि आपके उत्तर अब बिल्कुल भी गलत ना हो। वहीं पर दोस्तों बात करें श्रीनगर के संदर्भ में, तो देख सकते हैं कि जो आपके श्रीनगर के घर होते हैं कुछ पहाड़ में होते हैं, कुछ पत्थरों में और कुछ पर्वतों में तथा कुछ जल में होते हैं, जिन्हें ये भी लकड़ी के सुंदर डिजाइन से बनाते हैं। यानी कि दोस्तों ये भी अपने घर को लकड़ी की से सुंदर डिज़ाइन देते हैं। और वहाँ के जो डोंगा नाव होती है वो झेलम नदी के डल झील में मिलते हैं, जिसके अंदर कई कमरे होते हैं जो सुंदर घर की तरह लगते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ की जो डोंगा नाव है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि ये बिल्कुल घर की तरह बनाते हैं और जिसके अंदर आपको इस नाव में कई सारे आपको कमरे भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ की शिकारा नाव पर्यटकों को आकर्षित करती है। यानी कि दोस्तों ये चीज़ें आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछी गई हैं कि श्रीनगर की जो शिकारा नाव है वो पर्यटकों को कैसे आकर्षित करती है, तो आपको उत्तर में बिल्कुल ये चीज़ें सही कर देना है। वहीं पर दोस्तों अब अगर हम लोग आगे बात करें मनाली के संदर्भ में, तो देख सकते हैं कि मनाली के जो घर होते हैं वो पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, जिनकी छतें ढालू होती हैं, क्योंकि यहाँ भी अत्यधिक बारिश होने के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ती है।
आपसे यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि मनाली के घर किस प्रकार से बने होते हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं, और वहाँ की छतें जो है वो कैसी होती हैं, समतल होती हैं या फिर ढालू होती हैं, और यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है या फिर कम होती है। तो यहाँ से आपके भी 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इन्हें भी आपको बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है कि मनाली के जो घर होते हैं वो पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, जिनकी छतें ढालू होती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वर्षा और बर्फबारी होती रहती है। वहीं पर दोस्तों बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो देख सकते हैं कि राजस्थान के जो घर होते हैं वो मोटी मिट्टी के बने होते हैं, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं इसे लीप पोत करके सुंदर इसको बनाए रखते हैं। इनके घर की छत को बनाने में कटीली झाड़ियों का इस्तेमाल भी किया जाता है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि कहाँ के घर की छत जो है कटीली झाड़ियों से बनाए जाते हैं, तो उत्तर में आपको राजस्थान बिल्कुल सही कर देना है। वहीं पर दोस्तों नंबर 3 पर देख सकते हैं कि यहाँ के लोग जो होते हैं वो अपने घरों के अंदर जमीन में गड्ढा खोद कर टैंक बनाते हैं, जिसमें बारिश का पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो ये इसे इस्तेमाल करते हैं। यानी कि दोस्तों जो राजस्थान के लोग होते हैं, आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि यहाँ पर हमेशा सूखा रहता है, इसीलिए आप इस राज्य को रेगिस्तानों का इलाका कहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पानी की कमी रहती है, जिस वजह से ये अपने घर के जो छत होते हैं वो ढालू बनाते हैं, और जब बारिश होती है तो पानी इनके आंगन में गिरती है, और जो पानी आंगन में गिरती है उसे ये लोग गड्ढा बना करके एकत्रित कर लेते हैं और इन्हें अपने प्रयोग में ये लाते हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग घर में टैंक बनाते हैं उसे आप लोग टैंक कहते हैं, लेकिन यहाँ की स्थानीय भाषा में इसे टंका कहा जाता है। यानी कि आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान के लोग टैंक को क्या कहते हैं, तो उत्तर में आपको बिल्कुल टंका सही कर देना है। वहीं पर दोस्तों बात करें लद्दाख के संदर्भ में, तो देख सकते हैं यहाँ से भी आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान यानी कि कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ हमेशा बर्फबारी होती रहती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ठंडा रेगिस्तान यानी कि कोल्ड डेजर्ट किसे हम कहते हैं, तो आपको उत्तर बिल्कुल सही करना है कि लद्दाख को हम कोल्ड डेजर्ट यानी कि ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग अपना घर पत्थर के बनाते हैं, जिनकी फर्श जो होती है और छत लकड़ी की बनी होती है। यानी कि दोस्तों यहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वो अपने घर तो पत्थर से बनाते हैं, लेकिन उसके जो छत और फर्श का निर्माण ये लोग करते हैं, जिसमें ये लोग सुंदर डिजाइन देते हैं, उसमें ये लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 पर देख सकते हैं कि यहाँ के लोग अपने घरों को 1 या 2 फ्लोर का बनाते हैं, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर ये जानवरों को रखते हैं, तथा जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो ये खुद यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि इनके ग्राउंड फ्लोर पर खिड़की नहीं होती, जिससे ठंड कम लगती है। यानी कि दोस्तों यहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वो अपने घरों को 2 फ्लोर में बनाते हैं, और नीचे वाले फ्लोर में ये जानवरों को बांध कर रखते हैं। लेकिन जब इन्हें ज़्यादा ठंडी का एहसास होता है तो ये उसी कमरे में चले आते हैं, क्योंकि उस कमरे में खिड़की होती नहीं है, तो इन्हें यहाँ पर गर्मी का एहसास होता है, यानी कि ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है। बात करें नंबर 4 पर, तो देख सकते हैं कि ये लोग गर्मी के मौसम में फल को सुखा कर रखते हैं, और जब सर्दी आती है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ के जो लोग होते हैं वो सर्दियों में अपने आप को कहीं ना कहीं सुरक्षित रखने के लिए गर्मियों में ही फल को सुखा करके रख लेते हैं, और उसका इस्तेमाल ये लोग सर्दियों में करते हैं, ताकि इनको जो है ऊर्जा मिलती रहे। आई होप दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो को हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीटेट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही वीडियो आपको हर रोज़ मिलती रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।